हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर अब आता है आपका इंडियन ज्योग्राफी। हिस्ट्री आपने कंप्लीट कर लिया है, अब बारी है इंडियन ज्योग्राफी की। और इंडियन ज्योग्राफी के इसमें 22 चैप्टर हैं और सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सभी 22 चैप्टर्स को आप यहाँ पर कंप्लीट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी की, यानी कि 34 पेजेस से यहाँ पर टोटल। और सभी के सभी क्वेश्चन वन लाइनर हैं एंड बीच बीच में आपको ऑब्जेक्टिव भी देखने को मिलेंगे। लेकिन जितने भी क्वेश्चन हैं ना, वो सभी के सभी यहाँ पर क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलेगा, जैसे हमने हिस्ट्री को कवर करा था वैसे ही अब बारी है यहाँ पर इसको कंप्लीट करने की। चलिए, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। भाई सभी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा मेहनत तो लगती है, आप सभी जानते हैं। तो अपना भी यहाँ पर प्यार दिखाइएगा, किसके माध्यम से, कमेंट के माध्यम से। सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। और ये क्वेश्चन तो न जाने एग्जाम में कितनी बार आपका पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का है ना, भारत का क्षेत्रफल, वो है 2.4%। अगला है आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, 7वां है। और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है भारत का, दूसरा है चाइना के बाद। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है, तो ये 16.7% जो जनसंख्या है ना, वो हमारे देश इंडिया में क्या करता है, निवास करती है। अब यहाँ पर इंडिया का एरिया पूछा, जो हमारा इंडिया है, भारत है, इसका टोटल एरिया कितना है, वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्या है, भारत का एरिया है, क्षेत्रफल है। अगला देखेंगे, अब भारत की उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई है। आपने मैप देखा होगा, ये आपका नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। तो यहाँ कहाँ से उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की जो लंबाई है वो कितनी है, ये लंबाई है 3,214 किलोमीटर। और पूर्व आपका क्या है, यहाँ पर है पूर्व, और ये आपका कौन सा है, पश्चिम है। तो पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो कितनी है, 2,933 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर नोट करना है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, जो हमारा एक आपने देखा होगा, ये हमारा क्या है, यहाँ पर पड़ता है तट, इधर अरब सागर, इधर हिंद महासागर, और इधर आपका बे ऑफ बंगाल आता है। तो ये तो आपके तटीय रेखा, यानी कि जल से, यहाँ पर जल आपका कहीं ना कहीं जल है। तो ऊपर जो हमारा ऊपर का एरिया बसता है ना, वो आपका क्या आ जाता है, वो आता है स्थल। और भारत के जो स्थल सीमा की लंबाई है वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। और भारत के तट रेखा की मैं लंबाई की बात करूं, वो तो 6100 किलोमीटर है। लेकिन इसमें भी जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप है ना, जो द्वीप हैं हमारे, उनको यहाँ पर नहीं जोड़ा गया है। और हम अगर द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई अगर आपसे पूछे, तो वहाँ पर 7,516.5 किलोमीटर आप टिक करेंगे। तो तीनों देखिए, जितने भी पॉइंट हैं वो कभी ना कभी एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि भारत का, आगे क्वेश्चन आएगा भी कि भारत का ऐसा कौन सा स्टेट है जो सबसे लंबी तटीय यहाँ पर रेखा बनाता है, तो वो है आपका गुजरात। देखिएगा, इस तरीके से आप देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका पड़ता है गुजरात, तो ये आपका गुजरात आप तो महान है, ट्रिक आपको याद रखनी है, क्या है, गुजरात आप तो महान है। तो गुजरात से नंबर 1 पे गुजरात हो गया। आप से यहाँ पर क्या आता है, आप से आगे आपका इधर पड़ता है आंध्र प्रदेश, तो आप से हो गया आंध्र प्रदेश, तो से हो गया यहाँ पर तमिलनाडु, महान से हो गया आपका महाराष्ट्र। तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये 4 स्टेट मैंने आपको बता दिए हैं क्रम से, जिनकी लंबी तटीय सीमा बनती है।
और सबसे छोटा तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? गोवा। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। और गोवा जो है ना, इसका अभी हाल ही में मुक्ति दिवस मनाया गया है। कब? 19 दिसंबर को। चलिएगा, और एक चीज़ आपको याद रखनी है, ये आपने इस तरीके से मैप देखा तो ये आपका पश्चिमी तट है और ये आपका पूर्वी तट है। पश्चिमी तट पर जो तटीय राज्यों की संख्या है वो है 5। कौन कौन से? टोटल 9 स्टेट हैं जो तटीय बनाते हैं। और इसके अलावा हमारे क्या है? यूनियन टेरिटरीज हैं, लेकिन हम यहाँ पर स्टेट की बात करें तो वो 5 है। गुजरात, महाराष्ट्र, फिर यहाँ पर छोटा सा गोवा, फिर यहाँ पर कर्नाटका, केरल। तो ये आपने 5 देख लिए। और पूर्वी तट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? लाइक एंड शेयर करेंगे। भारत का धूर दक्षिणी भाग, मुख्य भाग जो है ना, ये भूमध्य रेखा जो है, भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? यहाँ से आपको पता ये है गोला, और ये क्या है? पृथ्वी है। और पृथ्वी के बीचों बीच से जो 2 बराबर भागों में काट रहा है वो कौन है? भूमध्य रेखा है। शून्य रेखा जिसे कहा जाता है, विषुवत रेखा भी इसे कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और हमारा भारत जो है, तो ये जब बीच में आधा करे तो ऊपर का हिस्सा क्या हो गया आपका? उत्तरी ध्रुव हो गया, नीचे का आपका दक्षिणी ध्रुव। तो हमारा इंडिया जो है ना वो उत्तरी गोलार्ध में, कहाँ पर? ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये आपका दक्षिणी। तो हमारा इंडिया जो है ना, और ये आप डायरेक्शन कौन सी है? उत्तर पूर्वी है। तो हमारा जो इंडिया है ना, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब यहाँ से जो हमारी भारत का धूर दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से जो है ना वो कितनी दूरी पर है? तो हमारा इंडिया कहाँ? यहाँ पर। और यहाँ से जो टच होने में कितनी दूरी पर है भूमध्य रेखा से? वो है 876 किलोमीटर की दूरी पर है। आई होप कि जैसे मैं आपको समझा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। आप देखो, ये आपके ना सभी के सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। देखिएगा, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? अभी मैंने आपको बताया था 9 है। 5 हैं आपके पश्चिमी तट पर और 4 हैं आपके पूर्वी तट पर। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? ट्रिक याद रखनी है, गुजरात। आप तो महान है, तो गुजरात की सबसे लंबी। गुजरात के अगर ऑप्शन में गुजरात ना मिले और दे दे आंध्रा, तो आंध्रा लगाएंगे, और आंध्रा ना मिले वहाँ पर तो तमिलनाडु, और तमिलनाडु भी ना मिले तो महाराष्ट्र। ठीक है, तो 3 या 4 आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अगला यहाँ पर है, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है? ये है आपका गोवा। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। और पणजी किस नदी के किनारे पर है? मांडवी नदी के किनारे पर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? अब अक्षांश रेखा जो है ना, ये भारत के मध्य से होकर गुजरती है, लेकिन कौन सी? कर्क रेखा है, भूमध्य रेखा है, या मकर रेखा है? तो आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया से सिर्फ एक रेखा गुजरती है और वो है कर्क रेखा। अच्छा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अभी 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आपका यहाँ पर पड़ता है गुजरात। गुजरात के बाद आपका राजस्थान से हल्का टच होता है, एमपी से टच होता है। अब आपको पता है एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तो ये छत्तीसगढ़ से भी टच होती है। छत्तीसगढ़ के बगल में है झारखंड, तो ये झारखंड को भी टच करता है। फिर झारखंड के बगल में है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से टच होता है। फिर आपका आता है त्रिपुरा, एंड त्रिपुरा के बाद आता है मिजोरम। आई होप ये 8 के 8 स्टेट आपको याद हो गए होंगे। गुजरात 1 नंबर पर हो गया, राजस्थान 2 नंबर पर हो गया, एमपी 3 नंबर पर हो गया, छत्तीसगढ़ 4 नंबर पर हो गया, झारखंड 5वें नंबर पर हो गया, वेस्ट बंगाल आपका 6 नंबर पर, त्रिपुरा 7वें नंबर पर और मिजोरम 8वें नंबर पर हो गया।
चलिएगा, अभी एक क्वेश्चन और बनता है कि जो कर्क रेखा है ना वो सबसे ज़्यादा कहाँ से होकर के गुजरती है, तो वो आपका गुजरती है मध्य प्रदेश से, सबसे ज़्यादा यहाँ पर गुजरती है होकर के। ठीक है, और एक और क्वेश्चन बनता है, आपने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम सुना होगा, भारतीय मानक समय रेखा और जो कर्क रेखा है ना, ये दोनों ही एक दूसरे को किस स्टेट में काटते हैं, तो ये आपका छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप नोट कीजिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन आप यहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है। भाई बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये वाला चैप्टर तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिएगा, यहाँ पर मैं इस तरीके से आपको समझाती हूँ, मैप बनाना तो पॉसिबल नहीं है लेकिन डायरेक्शन आपको याद, ये आपका क्या है, नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका क्या है, वेस्ट है, और ये आपका ईस्ट है। और भारत की मुख्य भूमि का पूछा है। अब मुख्य भूमि का पूछा है तो यहाँ पर आपका पड़ता है तमिलनाडु। इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पर तमिलनाडु का एक कन्याकुमारी, आपने सुना होगा, कन्याकुमारी पड़ता है, उसी का दूसरा नाम है कैप कोमोरिन। तो ये भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम नोक है वो कहाँ पर है, अगर आपसे पूछे तो वो तमिलनाडु में है, जिससे कन्याकुमारी अर्थात कैप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। और केवल आपसे ये पूछे कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो यहाँ पर आपने छोटे छोटे द्वीप देखे होंगे, वो है आपका अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान निकोबार में ही इंदिरा पॉइंट पड़ता है और वहीं पर ही भारत का दक्षिणी बिंदु है। और मुख्य भूमि पूछता है तो वो आपका केप कोमोरिन होगा। भारत की भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग, अब ये उत्तरी भाग की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये उत्तरी भाग आपका यहाँ पर पड़ता है आपका लद्दाख में। पहले जब तक हमारा जम्मू कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था तब तक ये आपका JNK में आता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को 300 आपका जो आर्टिकल है ना वो हटने के बाद, देखिएगा आर्टिकल 370 के हटने के बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांटा गया, दो यूनियन टेरिटरी में से तोड़ा गया, एक जम्मू एंड कश्मीर एंड दूसरा है लद्दाख। तो अब जो इंदिरा कोल पड़ता है ना, ये आपका पड़ता है कहाँ पर, ये पड़ता है नॉर्थ में ऊपर, और यहाँ पर आपका आता है लद्दाख, ये लद्दाख के हिस्से में आता। तो आपको याद रखना स्टेट यूनियन टेरिटरी कौन सी जगह में है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लर्न करनी है। और जो हमारा पूर्वी बिंदु पड़ता है वो अरुणाचल प्रदेश में है, क्या है नाम उसका, किबिथू है। और पश्चिमी बिंदु वो आपका गौहिर माता गोहार मोती, ये आपका पड़ता है गुजरात में। आई होप कि ये आपको सारी चीज़ें लर्न हो रही होंगी। चलेगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है। मैंने आपको क्या बोला, आपको इनका जो मेन पॉइंट है उसके अलावा किस स्टेट में है, किस यूनियन टेरिटरी में है, वो आपको याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन एक सिंपल ये बनता है कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं, तो 28 राज्य और 8 क्या है, यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, और भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है ना वो अंडमान निकोबार में है। और मेन लैंड का अगर आपसे पूछता तो वो आपका कहाँ पर है, तमिलनाडु में। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है, पंबन चैनल करता है। बहुत बार ये पूछा गया है, पंबन चैनल जो है ना ये भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से क्या करता है, अलग करता है। आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है। देखिएगा जो आदम का पुल है ना ये भारत एवं श्रीलंका के बीच में है। डंकन पास किसके बीच में है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा जो मैं एक दिन आपको अंडमान निकोबार स्पेशली कराऊंगी तो उसमें आप देखेंगे मैप में। फिलहाल आपको ऐसे ही लर्न करना है, डंकन पास किसके बीच में स्थित है, तो ये जो डंकन पास है ना ये दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच में है। दीव एक द्वीप है,
दीव क्या है, एक द्वीप है, वह कहाँ स्थित है? तो आपको ये देखने को मिलता है गुजरात के तट पर। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करती है? मन्नार की खाड़ी। भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? प्रायद्वीपीय पठार। भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? देखिएगा, जो ये पूर्वी समुद्री तट है ना, इसे कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। भारत के पश्चिमी तट का जो उत्तरी भाग है उसे किस नाम से जाना जाता है? वो है कोंकण तट। भारत के पश्चिमी समुद्र, देखिए इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ वाला जो तट है ना, उसको ये उत्तर हो गया और नीचे वाला आपका दक्षिण हो गया, तो दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं और जो आपका उत्तरी तट है यहाँ का पश्चिमी समुद्र तट का, उसे आप कोंकण तट के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर फटाफट से आंसर करेंगे कि निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर है? तो यहाँ पर जो निकटतम दूरी पर है ना, मैंने आपको बताया था कि जो सबसे निकटतम दूरी पर है वो है आपका कौन? वो आपका है, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गांधीनगर। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो वो आपका 23.5 डिग्री आपका जो उत्तर है, यानी कि कर्क रेखा ही इसे क्या करती है, एक तरीके से दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो यहाँ पर ये आपका पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है मणिपुर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? यहाँ पर होगा 2 आवर का। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? जब आप इसे निकालेंगे ना तो वो 10:38 पूर्वाह यहाँ पर होगा। अगला है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से स्पर्श नहीं करती है या बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो वो है आपका कौन सा? मणिपुर। बाकी मेघालय भी टच होता है, त्रिपुरा भी टच होता है और आपका मिजोरम भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बांग्लादेश से क्या होता है, सीमा बनाता है, लेकिन मणिपुर आपका इससे सीमा नहीं बनाता है। अगला है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? प्रवाल से। न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? बे ऑफ बंगाल में। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरेबियन सागर में। आपने इस तरीके से देखा होगा, इधर आपका अरब सागर, इधर बे ऑफ बंगाल और नीचे हिंद महासागर पड़ता है। देखिएगा, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 है। चलिएगा, अब यहाँ पर देखेंगे भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है ना, वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, और वहीं जो इसका देशांतर विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। चलिएगा, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग है? भारतीय उपमहाद्वीप जो है ना, ये गोंडवाना लैंड का जो गोंडवाना लैंड है उसी भूखंड का ही एक भाग माना जाता है। भारत किस गोलार्ध में है? मैंने आपको बताया था, और भारत हमारा पड़ता है उत्तर पूर्व में, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? अब पश्चिम का बिंदु यहाँ पर पूछा है तो वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात क्या हो जाएगा? पूर्व गुजरात हो जाएगा। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? कावेरी नदी।
भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री झील की या मील की होगा, समुद्री मील की दूरी तक है? तो ये है आपका 12 समुद्री मील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 डिग्री चैनल किसके बीच में स्थित है? देखिएगा जो 10 डिग्री चैनल है ना, ये आपका छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन है। भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन है, लेकिन अब ये जो डूरंड रेखा है ना, ये भारत नहीं बल्कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, तो ये आपको याद रखना है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ। 4096.6 किलोमीटर की हम सीमा साझा करते हैं बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ में। भारत के किस राज्य में थार मरुभूमि है? ये आपका है राजस्थान में। भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? 82 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर। इलाहाबाद के नैनी पर ये यहाँ से डिसाइड हुआ है। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत पर्वतीय है? 11। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत मैदानी है? 43। अब कुछ चीज़ें देखेंगे यहाँ पर। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ ने किया था, इसीलिए इसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। भारत और चाइना के बीच में जो सीमा निर्धारण करा था वो मैकमोहन ने करा, इसलिए मैकमोहन के नाम से जाना जाता है। पहले ये भारत और अफगानिस्तान के इस मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण हुआ था डूरंड के द्वारा, इसीलिए इसे क्या कहा गया है? डूरंड रेखा कहा गया है। आप यहाँ पर देखेंगे कि पड़ोसी देशों के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है। सबसे ज़्यादा हम शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर 4096.6 किलोमीटर। चाइना के साथ यहाँ पर देख सकते हैं पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, और सबसे कम यहाँ पर हम करते हैं अफगानिस्तान के साथ में। चलिएगा अगला, यहाँ पर इनकी लंबाई नहीं पूछी जाती, सिर्फ आपका जो है वो आपकी पूछी जाती है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ में। अब सेकंड चैप्टर है भारत के पर्वत। सेकंड चैप्टर इंडिया के पर्वत। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? एक वलित पर्वत है। भारत का कौन सा पर्वत नवीनतम है? हिमालय। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? 570 मिलियन वर्ष है। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? देखिएगा जो अरावली श्रेणी है ना, ये आपकी स्थित है कहाँ पर? राजस्थान में। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो वो है आपकी अरावली, और अरावली कहाँ पर पड़ती है? राजस्थान में। भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का क्या नाम है? कंचनजंगा, और कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। किस स्टेट में है? सिक्किम में। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। नाथुला दर्रा और जेलापला दर्रा आपका कहाँ पर पड़ता है? सिक्किम में ही स्थित है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तैथिज। हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक। हिमालय में हिमरेखा कहाँ मिलती है? 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? दून। नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में है? कुमाऊं हिमालय में। उत्तरांचल के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का क्या नाम है? नंदा देवी। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ है? सेनोजोइक में। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली। भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? अरावली। अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? गुरु शिखर, और ये आपका राजस्थान में ही स्थित है। पश्चिमी घाट क्या है? तो देखिएगा जो पश्चिमी घाट है ना, यह एक भ्रंश कगार है।
किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है आपका पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम अनाईमुदी। कौन सी है? अनाईमुदी। पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का नाम महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थल है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी का क्या नाम है? कार्डेमम। इलायची की पहाड़ियाँ। कार्डेमम पहाड़ियाँ कहाँ पर है? देखिएगा, ये आपका केरल और तमिलनाडु की बॉर्डर पर पड़ती है, लेकिन जिस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था उसमें केरल दिया था, तो इसीलिए आप केरल को वहाँ पर टिक करेंगे। केरल एंड तमिलनाडु दोनों दिया होता और ऑप्शन में ए एंड बी बोथ यहाँ पर आंसर दिया होता तो आप दोनों को टिक करते। अब देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन आया है, तो ये आपका यूपी लोअर सबऑर्डिनेट का जो पेपर होता है उसमें पूछा गया है, यूपी पीसीएस में पूछा गया है। इसके अलावा भी कई अन्य एग्जामों में ये पूछा गया है। तो इस तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कार्डेमम पहाड़ियाँ या इलायची की पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं, तो ये आपका केरल एवं तमिलनाडु की क्या है? सीमाओं पर स्थित है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है? पारसनाथ है। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? बिहार में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंची चोटी का नाम सैडल पीक। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ी स्थित है? सतपुड़ा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका है। देखिएगा, जो यहाँ पर गुरु शिखर है, ये गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में है? राजस्थान में। शेवरॉय पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तमिलनाडु में। शेवरॉय पहाड़ियाँ, जवादी की पहाड़ियाँ और आपका जो पलानी हिल्स है वो आपकी तमिलनाडु में ही स्थित है। छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार का है? एक संप्राय भूमि है। पार भूमि कहाँ पाई जाती है? छोटा नागपुर में। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। कोडाइकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पालनी हिल्स पर। शबरीमाला किस राज्य में स्थित है? केरल में, चर्चा में रहा था। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत है? हिमालय। किस पर्वत को सागरमाथा और चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है? वो आपका माउंट एवरेस्ट ही है। भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत शिखर है? अरावली पर्वत शिखर है। अब 22 चैप्टर में से 2 चैप्टर आपके यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं और तीसरा चैप्टर है आपका भारत की प्रमुख पर्वतीय दर्रे। तो दर्रे एक क्या होता है? प्राकृतिक मार्ग होता है जो सड़क से जोड़ता है। ठीक है, चलेगा। जोजिला दर्रा जम्मू एंड कश्मीर में है। जोजिला दर्रा किससे जोड़ता है? श्रीनगर को, और श्रीनगर को लेह से। नाथुला और जैलाबला दर्रा मैंने बताया था सिक्किम में है। तुजू दर्रा म्यांमार में है। पिपली घाट दर्रा अरावली यानी कि राजस्थान में है। पाल घाट दर्रा किंदू राज्यों को जोड़ता है, वेरी इंपॉर्टेंट, तमिलनाडु और केरल को। खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में। खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। शिवकिला बारालाचा पांचाला दर्रे किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। बुर्जिला दर्रा किस राज्य में है? जम्मू एंड कश्मीर में। नाथुला दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? भारत और चाइना को। शिवकिला दर्रा किस नदी घाटी में पड़ता है? सतलज नदी घाटी। जवाहर सुरंग का नाम किस दर्रे को दिया गया है? बनिहाल दर्रे को। नासिक और मुंबई को वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा दर्रा जोड़ता है? थालघाट दर्रा। थालघाट, पाल घाट, भौर घाट दर्रे किस पर्वतमाला में स्थित है? ये पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित है। आर्यों ने किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया था? खैबर दर्रे से। बॉमडिला दर्रा किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश।
आफिल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? काराकोरम। आफिल दर्रा किन देशों को जोड़ता है? भारत और चाइना। चांगला दर्रा किस किस को जोड़ता है? ये लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। दिहांग दर्रा किस राज्य में है? दिहांग है आपका अरुणाचल में। रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? हिमाचल। थांगला दर्रा लद्दाख में है। पहले जम्मू कश्मीर में हुआ करता था, लेकिन अभी लद्दाख में। अगर लद्दाख ऑप्शन में नहीं मिले तो आप तब वहाँ पर टिक करेंगे जम्मू एंड कश्मीर को। जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? पीर पंजाल। फ्रेंड्स, थोड़ा सा मुझे कोल्ड हो रखा है, अगर आपको मेरी वॉइस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो वो आप एडजस्ट करेंगे। लिपुलेख दर्रा स्थित है, ये उत्तराखंड है ना कि उत्तरांचल है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है और स्टेट आपको मैच करना है कि कौन सा मैच नहीं कर रहा है। देखिएगा, लिपुलेख उत्तराखंड में है, रोहतांग हिमाचल में है, पालघाट केरल में है, लेकिन नाथुला मैंने आपको बताया था सिक्किम में है ना कि अरुणाचल में। तो यहाँ पर आपका जो दिहांग दर्रा है वो अरुणाचल में है ना कि नाथुला। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। माना दर्रा स्थित है, देखिएगा जो माना दर्रा है ना ये आपका पड़ता है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में भी चमोली में। हिमालय में हिमरेखा जो होती है ये आपका जो है 4300 से 600 मीटर के पूर्व में देखने को मिलती है। अगला है हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सबसे अधिक है। चोराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है कहाँ पर? चोराबाड़ी जो ग्लेशियर है ना ये आपका पड़ता है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मिलान हिमनद किस प्रक्षेत्र में स्थित है? जो मिलन या मिलान पूछा जाता है कुमाऊं प्रक्षेत्र में, कुमाऊं में भी पिथौरागढ़ में। जेगू ग्लेशियर कहाँ स्थित है? सिक्किम नेपाल। रिमो, पुनमाह और रूपल ग्लेशियर कहाँ स्थित है? कश्मीर में। और अब चलेंगे हम चैप्टर नंबर 4 की तरफ, और ये है आपका भारत की नदियाँ। और भारत की नदियों में भी जो आप सबसे पहले पढ़ेंगे वो है उत्तर भारत की नदियाँ। हिमालय तथा हिमालय के परे क्षेत्र से निकलने वाली नदियों को कितने नदी तंत्रों में विभाजित किया गया है? ये अक्सर पूछा जाता है। तो ये हैं आपके 3, जिसमें सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र एंड ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र होता है। उसमें से भी आप सबसे पहले जो सब टॉपिक देखेंगे वो है सिंधु नदी तंत्र। क्या है? सिंधु नदी तंत्र है। तो चलिएगा यहाँ पर देखेंगे सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? बोखरचू हिमनद कैलाश पर्वत श्रेणी से। अगर आपसे हिमनद पूछे तो हिमनद है बोखरचू हिमनद, और पर्वत श्रेणी पूछे तो वो कैलाश पर्वत श्रेणी है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी की भारत में कितनी लंबाई है? 709 किलोमीटर लगभग। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज किस नदी की सहायक नदियां हैं? सिंधु की। सिंधु को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सिंगी, खम्बन या लॉयंस माउथ के नाम से। सिंधु नदी द्वारा निर्मित सबसे गहरे महाखंड का क्या नाम है? गिलगित। 5200 मीटर है। झेलम नदी के उद्गम स्थल का नाम क्या है? बेरीनाग। कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी झेलम। और इसकी राजधानी क्या है? कश्मीर, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर है, और श्रीनगर आपका झेलम के किनारे ही स्थित है। चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? ये है आपका चंद्रभागा। रावी नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे के पास से। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? एचपी में है, हिमाचल में। रावी नदी को किस अन्य नामों से जाना जाता है? परुष्णी या इरावती। व्यास नदी कहाँ से निकलती है? व्यास कुंड से। व्यास नदी को किन अन्य नामों से जाना जाता है? विपासा या अर्गी किया।
सतलज नदी कहाँ से निकलती है? राकसताल लेक से। सतलज नदी की भारत में कुल लंबाई 1050 किलोमीटर लगभग में है। घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? शिवालिक के बाद मालवा पंख से। घाघरा नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पौराणिक सरस्वती। ये आपने सिंधु नदी तंत्र देखा। अब देखेंगे गंगा नदी तंत्र। तो यहाँ पर जो गंगा नदी है ना, इसका उद्गम कहाँ है? इसका जो उद्गम स्थल है वो है गौमुख, हिमनद। किन दो नदियों के संगम यानी कि देवप्रयाग के बाद यह गंगा नदी कहलाती है? तो ये भागीरथी और अलकनंदा, ये दोनों का यहाँ पर देवप्रयाग में संगम होता है और इनके संगम के बाद ये गंगा नदी कहलाती है। भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन का क्या नाम है? गंगा नदी बेसिन। गंगा नदी की सब लंबाई कितनी है? 2501 किलोमीटर। भारत की वृहत्तम नदी का नाम क्या है? गंगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का क्या नाम है? सुंदरवन डेल्टा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सुंदरवन डेल्टा है ये कौन दो नदियां बनाती हैं? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमनद से। यमुनोत्री नदी कितनी लंबी है? 960 किलोमीटर। यमुना नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? इलाहाबाद, वर्तमान का प्रयागराज। किस नदी को प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जाना जाता था? कोशी। और कोशी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली नदी भी कौन सी है? कोशी ही है। इसीलिए जब ये पथ परिवर्तन करती है तो इसीलिए बाढ़ भी आती है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से द्विभाजित होती है? चंबल और साबरमती से। गुजरात का जो अहमदाबाद शहर है वो इसी नदी के किनारे पर स्थित है। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? कोशी को। चंबल नदी की लंबाई लगभग 960 किलोमीटर है। और अगला यहाँ पर जो तंत्र है तीसरा वो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? मानसरोवर लेक के पास चीमा युंग डुंग हिमनद से। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो है ये कौन सी नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी में है। और कहाँ पर है? ये आसाम में है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में भी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों से जो क्वेश्चन बने हैं उनको देखेंगे। नर्मदा नदी जो है भारत के किस राज्य में बहती है? एमपी, मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के पठार, छत्तीसगढ़ से। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? लगभग 1300 किलोमीटर। नर्मदा जो नदी है ये जिस घाटी से होकर गुजरती है वो कौन सी घाटी है? रिफ्ट वैली है, विभ्रंश घाटी है। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा श्रेणी से। ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है? 700 किलोमीटर है। ताप्ती नदी किस घाटी से होकर गुजरती है? विभ्रंश घाटी से। ताप्ती नदी मुहाना कहाँ बनाती है? सूरत शहर के भी नीचे। और शरावती नदी कहाँ से निकलती है? शिमोग जिला, कर्नाटका। गारसोपा जलप्रपात या गरसोपा जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर। कहाँ पर है ये? कर्नाटका में है। भारत की लवण नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? लूनी नदी को। लूनी नदी किस में गिरती है? कच्छ के रण में। साबरमती नदी कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। बनास नदी कहाँ गिरती है? कच्छ के रण में। माही नदी कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। और जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं ना ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ये आपको याद करना है। अब चलेंगे पूर्व की ओर बहने वाली नदियों की तरफ। देखिएगा गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? नासिक, महाराष्ट्र से। गोदावरी नदी कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में।
दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? गोदावरी। वेन गंगा एवं पेन गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की। सॉरी। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के बीच में है? कर्नाटक एंड तमिलनाडु। दक्षिण भारत की, यहाँ पर कभी कभी केरल भी आता है, ये आपको याद रखना है। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कौन जानी जाती है? कावेरी। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर। कृष्णा नदी कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। पेन्नार बेसिन कहाँ पर स्थित है? पेन्नार बेसिन आपका है कृष्णा और कावेरी नदी के बीच। महानदी कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ बेसिन से। महानदी कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अफवाह का। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं? पद्मा। अगला क्वेश्चन, भागीरथी नदी निकलती है, तो देखिएगा जो भागीरथी नदी निकलती है ना, ये कहाँ से निकलती है? भागीरथी नदी आपकी निकलती है गोमुख से, गोमुख ग्लेशियर से। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला, भागीरथी देखिए गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गोमुख हिमनद से निकलती है। देवप्रयाग के पास अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा के नाम से प्रवाहित होती है। दामोदर किसकी जो है सहायक नदी है? तो दामोदर जो सहायक नदी है वो है हुगली की। किसकी? हुगली की। और कोलकाता जो है ना वेस्ट बंगाल की कैपिटल, वो हुगली नदी के किनारे पर ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो वो है आपकी सतलज। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम 5वें चैप्टर की तरफ, और 5वां चैप्टर है भारत की प्रमुख जल प्रपात। फटाफट कमेंट करेंगे कि जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर। कहाँ पर है? कर्नाटका में। क्वेश्चन अगला वही है। भारत का सबसे ऊंचा है आपका जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात का अन्य नाम भी है महात्मा गांधी जलप्रपात। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात वाटरफॉल कौन सा है? हुंडरू। और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात येना। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू कहाँ है? रांची के पास, झारखंड में। चित्रकूट जलप्रपात को किस अन्य नाम से जाना जाता है? नियाग्रा जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। कपिलधारा नर्मदा नदी पर। शिव समुद्रम कर्नाटक में है। गोकक जलप्रपात कांची नदी पर है। गोकक जलप्रपात जो है किस राज्य में है? झारखंड। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर। चूलिया जलप्रपात राजस्थान में है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है? जबलपुर एमपी में है धुआंधार जलप्रपात। कौन सा है? धुआंधार जलप्रपात। और धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा पर। सांडली जलप्रपात किस नदी पर है? शंख नदी पर। और किस स्टेट में है? झारखंड। गौतम धारा या जोन्हा जलप्रपात किस नदी पर है? ये रारू नदी पर है। कहाँ? झारखंड में। एना जलप्रपात ये कहाँ पर है? एना नदी पर। किस स्टेट में है? महाबलेश्वर में है। पाइकारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? नीलगिरी। और किस नदी पर है? पाइकारा नदी पर स्थित है। छठा चैप्टर है भारत की प्रमुख लेक्स। वुलर झील किस राज्य में है? जम्मू एंड कश्मीर में। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी लेक कौन सी है? वुलर लेक। उकाई लेक किस राज्य में है? गुजरात। किस प्रकार की झील है ये? मानव निर्मित है, यानी कि कृत्रिम लेक है। उकाई लेक किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर। गोविंद सागर लेक किस राज्य में है? हिमाचल। नागार्जुन सागर किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। निजाम सागर किस नदी पर है? मंजरा नदी पर, आंध्र प्रदेश में। और यदि आपका आंध्र प्रदेश ऑप्शन में ना मिले तो आप तेलंगाना टिक करेंगे।
अगला यहाँ पर है तुंगभद्रा लेक। तुंगभद्रा लेक किस नदी पर है? तुंगभद्रा नदी पर कहाँ? कर्नाटका में। नागार्जुन सागर, निजाम सागर, तुंगभद्रा लेक किस प्रकार की लेक है? मानव निर्मित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ और यूपी में है। गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक किस नदी पर बनाई गई है? रिहंद नदी पर। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर किस राज्य में है? राजस्थान में। गांधी सागर मध्य प्रदेश। लोकटक लेक कहाँ पर है? मणिपुर में है। राणा सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर किस नदी पर बनाई गई लेकें हैं? चंबल। पूर्वोत्तर राज्य की मीठे पानी की सबसे बड़ी लेक लोकटक है, जो कि आपका लोकटक लेक कहाँ पर है? मणिपुर में। केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किस लेक में है? लोकटक में ही है। कहाँ पर? मणिपुर में। चिल्का झील किस राज्य में है? उड़ीसा में। उड़ीसा में है। चिल्का लेक कैसे पानी की लेक है? खारे पानी की है। भारत की सबसे बड़ी लैगून लेक कौन सी है? चिल्का लेक ही है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि चिल्का झील स्थित है कहाँ पर? उड़ीसा में स्थित है। देखिएगा, चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहावने पर स्थित खारे पानी की लैगून लेक है। पुलिकट लेक किस राज्य में है? आंध्रा। पुलिकट लेक किस प्रकार की लेक है? लैगून। श्री हरिकोटा द्वीप किस झील में स्थित है? पुलिकट झील में। यानी कि श्री हरिकोटा आपका कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में जो कौन सी लेक है? हुसैन सागर। वेम्बनाड लेक किस राज्य में है? केरल। पेरियार भी यहीं पर है। वेम्बनाड लेक में कौन सा द्वीप है? वेलिंगटन द्वीप। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47 किस द्वीप पर है? वेलिंगटन। अल्टमुदी लेक केरल की किस प्रकार की लेक है? लैगून। लोनार लेक किस राज्य में है? महाराष्ट्र। लोनार झील किस प्रकार की लेक है? क्रेटर। उल्का पिंड गिरने से बनी लेक कौन सी है? लोनार है। कौन सी है? लोनार है। इसके अलावा भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित लेक कौन सी है? चोल्हामू लेक है। अब कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर आप फैक्ट देखेंगे, जैसे भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी लेक वुलर लेक जम्मू एंड कश्मीर में है। अब ना यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न होता है, वो क्या है? जैसे 2021 में भी आपका UPPCS हुआ था, तो उसमें भारत की सबसे खारे पानी की जो बड़ी लेक मानी गई है वो चिल्का लेक को ही माना गया है। पहले तो आप इससे प्योरिटी देंगे, और चिल्का लेक ना मिले और वहाँ पर सांभर दिया हो तो आप सांभर वहाँ पर टिक करेंगे। अब भाई UPPCS में जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, उसमें आयोग ने यहाँ पर चिल्का लेक को खारे पानी की सबसे बड़ी लेक माना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको नोट करनी है। और दूसरी जो खारे पानी की सबसे बड़ी लेक है वो सांभर लेक है। कहाँ? राजस्थान। भारत की सबसे बड़ी लैगून लेक चिल्का लेक है, उड़ीसा में। पूर्वोत्तर राज्य की मीठे पानी की सबसे बड़ी लेक लोकटक लेक, मणिपुर। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित लेक चोलामू लेक। और भारत की लोनार लेक किस प्रकार की लेक है? क्रेटर लेक है। चोलामू झील जो है किस नदी का उद्गम है? तीस्ता नदी का। डल लेक किस राज्य में है? जम्मू एंड कश्मीर में। पुष्कर झील कहाँ स्थित है? अजमेर, राजस्थान में। सांभर झील कहाँ पर है? राजस्थान। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। वैसे आप करेंगे टिक से चिल्का को, लेकिन चिल्का ना हो तो आप सांभर लगाएंगे। अगला है यहाँ पर कि लूनक सागर, पंचभद्रा एवं डिडवाना राजस्थान की कैसे पानी की लेकें हैं? खारे पानी की लेकें हैं। भाई दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दो। यहाँ पर उदय सागर, पिछौला, जैसमंद, राजसमंद लेक किस राज्य में है? राजस्थान। ओस्मान सागर लेक कहाँ है? हैदराबाद। और हैदराबाद अभी वर्तमान में तेलंगाना में है। फुलहर लेक उत्तर प्रदेश। कोलोरू लेक आंध्रा। पोनगोंग लेक कहाँ पर है? लद्दाख में है वर्तमान में।
भीमताल लेक कहाँ पर है? उत्तराखंड में। अब क्वेश्चन यहाँ पर है 2012 पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित है तो कौन सी है भाई यहाँ पर? ऑप्शन सी, कोलेरू कहाँ पर है? आंध्रा में है। पुलिकट आंध्रा में है। लोनार आपकी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। किस प्रकार की झीलों का निर्माण पृथ्वी की प्लेटों की संचलन से होता है? विवर्तनिक लेक्स। वुलर झील उदाहरण है विवर्तनिक लेक्स का। मरुस्थलीय क्षेत्रों में किस प्रकार की झीलें मिलती हैं? वायु क्रिया द्वारा निर्मित। उत्तराखंड की सबसे गहरी लेक नौकुचिया ताल है। अब भारत की नदियों पर बसे प्रमुख नगरों को आप देखेंगे। गंगा नदी के किनारे पर हरिद्वार, कानपुर, बनारस, पटना है। यमुना पर दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा है। सरयू अयोध्या, अलकनंदा, बद्रीनाथ। और हुगली नदी के किनारे कोलकाता है। महानदी के किनारे कटक और संबलपुर है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे डिब्रूगढ़, गुवाहाटी एंड सुकोवा घाट है। फिरोजपुर लुधियाना सतलज नदी के किनारे है। नर्मदा भरूच, महेश्वर, ओंकारेश्वर, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे। चंबल नदी के किनारे कोटा है। झेलम नदी के किनारे श्रीनगर है। तुंगभद्रा के किनारे कुरनूल जो कि आंध्रा में पड़ता है। शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन है। गोमती नदी के किनारे लखनऊ है। गोदावरी नदी के किनारे नासिक है। कावेरी नदी के किनारे श्रीरंगपट्टनम है। ताप्ती नदी के किनारे सूरत बसा हुआ है। कृष्णा के किनारे विजयवाड़ा। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद। बेतवा के किनारे ओरछा और साबरमती के किनारे अहमदाबाद। इलाहाबाद वर्तमान का जो प्रयागराज है ये गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। अब यहाँ पर भारत की नदियों पर बने हुए प्रमुख डैम आप देखेंगे को आपका चैप्टर नंबर 8 यहाँ पर है कि भारत का सबसे ऊंचा जो डैम है वो कौन सा है? टिहरी डैम। भारत का सबसे लंबा डैम कौन सा है? हीराकुंड जो महानदी पर है। कहाँ पर? देखिए टिहरी उत्तराखंड में है और हीराकुंड आपका कहाँ पर है? उड़ीसा में। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा। ये कहाँ पर है? आंध्रा में। देखिएगा अगर आंध्रा ना मिले तो आप तेलंगाना टिक करेंगे। हीराकुंड डैम किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर, उड़ीसा में। टिहरी डैम किस नदी पर है? भागीरथी, ये वर्तमान में उत्तराखंड है। लक्ष्मीबाई सागर डैम किस नदी पर है? बेतवा, उत्तर प्रदेश में। रंजीत सागर डैम रावी, पंजाब। शोम डैम कृष्णा, महाराष्ट्र। मेट्टूर डैम वेरी इंपॉर्टेंट, कावेरी, तमिलनाडु में है। अलमाटी डैम कृष्णा नदी पर है, कर्नाटक में। गांधी सागर डैम चंबल में है, राजस्थान। जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर डैम किस नदी पर है? चंबल में, राजस्थान। थीनबाद किस नदी पर है? रावी। मैथनबाद बराकर नदी पर है। बाल पहाड़ी डैम किस नदी पर है? आपका बराकर। पोंग डैम व्यास नदी पर है। फरक्का डैम गंगा पर। इडुक्की डैम केरल में है। मयूराक्षी डैम जो है मयूराक्षी नदी पर है, वेस्ट बंगाल में। काठी डैम जो है रामगंगा नदी पर है, यूपी में। गोविंद सागर बल्लभ पंत ये आपका किस नदी पर बना है? रिहंद नदी पर। और कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। नवा चैप्टर है भारत की बहुउद्देशीय योजनाएं। एक तरफ परियोजना है, एक तरफ नदी है और दूसरी तरफ यहाँ पर स्टेट है। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज, पंजाब और हिमाचल। व्यास परियोजना कौन सी? व्यास परियोजना। व्यास परियोजना आपकी है व्यास नदी पर, पंजाब में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज और व्यास के संगम पर है, पंजाब में। हीराकुंड परियोजना महानदी पर है और उड़ीसा में। नागार्जुन सागर कृष्णा आंध्रा एंड तेलंगाना में है, बॉर्डर पर पड़ता है ये। चंबल परियोजना चंबल राजस्थान में है। दामोदर परियोजना दामोदर नदी झारखंड और वेस्ट बंगाल। गंडक परियोजना गंडक रिवर बिहार, यूपी और नेपाल। काकड़ापारा परियोजना ताप्ती नदी गुजरात। कोयना परियोजना कोयना नदी महाराष्ट्र। मंचकूड परियोजना मंचकूड नदी उड़ीसा एंड आंध्रा।
मलप्रभा परियोजना मलप्रभा नदी कर्नाटक, मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी मंदिर वेस्ट बंगाल, बारगी परियोजना बारगी नदी मध्य प्रदेश में है, भीमा परियोजना पवना नदी महाराष्ट्र में है, जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी महाराष्ट्र में है, उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में, शारदा परियोजना शारदा नदी यूपी में, तवा परियोजना तवा नदी एमपी में, टिहरी परियोजना भागीरथी और मिलनगान आपका उत्तराखंड भिलांगना होगा, भागीरथी और भिलांगना, माता टीला परियोजना बेतवा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, फरक्का प्रोजेक्ट हुगली नदी वेस्ट बंगाल, सलाल परियोजना चिनाब नदी जेएनके, नर्मदा घाटी परियोजना नर्मदा रिवर एमपी एंड गुजरात, सोन परियोजना सोन रिवर बिहार, ऊपरी कृष्णा परियोजना कृष्णा रिवर कर्नाटक, घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा नदी कर्नाटक, कृष्णा परियोजना कृष्णा रिवर महाराष्ट्र, अपर पेनगंगा परियोजना पेनगंगा रिवर महाराष्ट्र, नाथपा झाकरी परियोजना वेरी इंपॉर्टेंट सतलज नदी हिमाचल प्रदेश, एंड भारत पाक बगलिहार वेरी इंपॉर्टेंट है चिनाब रिवर जम्मू एंड कश्मीर, काकरापारा ताप्ती नदी जम्मू एंड कश्मीर, छिंडकल परियोजना घाट प्रभा कर्नाटका, दुलहस्ती चिनाब जम्मू एंड कश्मीर वेरी इंपॉर्टेंट, जवाई वेरी इंपॉर्टेंट पाली राजस्थान, जाखम परियोजना जाखम रिवर राजस्थान, पार्वती परियोजना पार्वती नदी राजस्थान, रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी उत्तराखंड में है, रिहंद अथवा गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना सोन नदी उत्तर प्रदेश में है, पेरियार परियोजना पेरियार नदी पर केरल में है, मलप्रभा परियोजना मलप्रभा नदी कर्नाटका में है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी जम्मू एंड कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी नदी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 10 है भारत की जलवायु। और भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पवनों की दिशा में परिवर्तन। मॉनसून किस भाषा का शब्द है? अरबी। मॉनसून शब्द की जो उत्पत्ति है अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है मौसम यानी कि ऋतु से। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून से। अमृतसर एवं शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण उनकी समुद्र से दूरी है। तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः किन कारणों से होती है? पश्चिमी विक्षोभ। किस देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? पंजाब। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? मध्य प्रदेश और बिहार में। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान मौसिन राम है। आम्र वर्षा क्या है? बिहार और बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा को ही आम्र वर्षा कहते हैं। सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से। भारत में सबसे कम वर्षा कच्छ से हरियाणा तक। मौशिनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होने का कारण क्या है? यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति है इसीलिए। और ये आपका मेघालय में है। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? पूर्वी तटीय प्रदेश। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है किसके कारण? पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही होती है। भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना और वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होता है दक्षिण पश्चिम मॉनसून। अल्पकालिक जलवायु संबंधी भविष्य कथन के लिए पिछले दशक में ज्ञात हुई स्थितियों में से कौन सी भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीणा
विरल शीर्ण वर्षा मानसून से संबंध है एल नीनो तथा दक्षिणीय दोलन। चलो भाई फटाफट कमेंट भी कर दो। भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? समुद्र के निकट होने से। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है? छोटा नागपुर के पठार। भारतीय मॉनसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण है स्थल समुद्र का विरोधी तापन। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? उड़ीसा। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मॉनसून से होती है? दक्षिण पश्चिमी मॉनसून से। देखिएगा अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि किस राज्य में प्रत्यावर्ती मॉनसून का अधिक प्रभाव होता है? तमिलनाडु से। उत्तर पूर्वी मॉनसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्टेट कौन सा है? तमिलनाडु। कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा करता है? लेह। भारत में ग्रीष्मकालीन मॉनसून की प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो ये सामान्य दिशा है आपकी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? राजस्थान के मरुस्थलीय भाग में। राजस्थान के मरुस्थलीय भाग में। भारत के किस राज्य में मॉनसून का आगमन सबसे पहले होता है? केरल। झारखंड में वर्षा किस मॉनसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मॉनसून से। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? अभी बताया था लेह में होती है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चेरापूंजी अवस्थित है। मैंने आपको बताया मौसिनराम चेरापूंजी आपका मेघालय में स्थित है। भाई अगला चैप्टर 11th है भारत के वन। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्रों पर वनों का क्या है? वनों का आवरण आवश्यक है? 33। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? 1988 में। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? देहरादून। अगला है भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान NERI कहाँ पर है? नागपुर में। भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के रूप में जाना जाता है, इसके जन्मदाता कौन है? KM मुंशी। वन रोपण प्रक्रिया है और पेड़ लगाने की। देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? 21.05%। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है वन। किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? हरियाणा। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है? संपूर्ण भूमि का 33%। वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है पूर्वी दक्कन में। भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? राज्य। भारत में मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है? सुंदरवन वेस्ट बंगाल। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है टीक यानी कि सागौन। क्या है? सागौन है। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? अरुणाचल। किसे वैश्विक विरासत का वन कहा जाता है? सुंदरवन वेस्ट बंगाल को। भारत के राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? MP। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णार्ध पतझड़ वन। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहते हैं? मैंग्रोव। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? वेस्ट बंगाल। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में। साइलेंट वैली के चर्चित होने का रीज़न क्या है? साइलेंट वैली है केरल में। जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण होने के कारण। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। शांत घाटी केरल में है। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार कैसा है? सदाहरित। किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? नीलगिरी। कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? कर्नाटका। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहते हैं? सुंदरी।
अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में चंदन की लकड़ी के लिए फेमस राज्य कौन है? कर्नाटका। तेंदू पत्ते का मुख्य उत्पादक राज्य कौन है? एमपी। भारत में जैव विविधता के तापस्थल पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट है। भोजपत्र वृक्ष मिलता है हिमालय में। लीसा प्राप्त होता है चीड़ के वृक्ष से। सागौन तथा साल किसके उत्पाद होते हैं? तो ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के होते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपका आ गया है कि जो सही मिलान है वो नहीं है, सुमेल नहीं करता है। तो सुंदरवन वेस्ट बंगाल में है। भीतरकनिका का एक राष्ट्रीय उद्यान है उड़ीसा में। सिमलीपाल भी है यहीं पर। पिचवरम आपका तमिलनाडु में है, लेकिन बेम्बनाथ लेक है कहाँ की है? ये केरल की है। कहाँ की है? केरल की, ना कि कर्नाटका की। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है खेजड़ी। लंबी जड़ों और नुकीले कांटों अथवा सलयुक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं कहाँ पर? पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जुलाई के प्रथम सप्ताह। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? देहरादून, उत्तराखंड। भारतीय वन सर्वेक्षण का कार्यालय कहाँ है? देहरादून में। चिपको आंदोलन का संबंध वनों के काटने से रोकने से है। चिपको आंदोलन किसने चलाया? सुंदरलाल बहुगुणा ने। केंद्र सरकार ने नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष करी थी? 1988 में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर है? नागपुर, महाराष्ट्र। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब और कहाँ की गई? 1981 में, भोपाल में। अगला चैप्टर है भारत के राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार एवं वन्यजीव अभ्यारण्य से। चलिएगा चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। भारत के राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार और वन्यजीव अभ्यारण्य। दोस्तों सभी जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर कर दो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाई, और अपना अपना कमेंट भी कर दो। अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? बायोस्फीयर रिजर्व। वह राज्य जहां सुल्तानपुर पक्षी विहार है, हरियाणा। एक और है यहाँ पर कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में है, लखीमपुर खीरी में। एकमात्र नेशनल पार्क है कौन सा? अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए फेमस है, पेरियार। और ये कहाँ पर है? केरला में है। कहाँ पर है? केरला में। दाचीग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य, दाचीग्राम नेशनल पार्क कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ पर है? राजस्थान में। विश्व का एकमात्र पलावी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? मणिपुर में। काजीरंगा किस चीज़ के लिए जाना जाता है? गैंडा के लिए। और काजीरंगा कहाँ पर है? आसाम में। रायमोना कहाँ पर है? आसाम में। मानस कहाँ पर है? आसाम में है। नमेरी कहाँ पर है? वो भी आसाम में ही है। डिब्रू साइखोवा भी आसाम में ही है। दिहिंग पटकाई भी कहाँ पर है? नेशनल पार्क आसाम में ही है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में। पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है जंगली हाथियों के लिए। पेरियार, आप जहाँ भी पेरियार देखेंगे वो आपका केरल होगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आसाम में है। केवलादेव खाना पक्षी विहार कहाँ पर है? भरतपुर, राजस्थान में। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में है? हमारे प्यारे से उत्तराखंड में। मानस पशु विहार किस राज्य में है? आसाम में। अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है, काजीरंगा। वैली ऑफ फ्लावर्स फूलों की घाटी नेशनल पार्क भी है उत्तराखंड में, चमोली में। मधुमलई पशु विहार प्रसिद्ध है व्याघ्रों के लिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेर के लिए फेमस है, गुजरात में, गुजरात का है ये। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान एक प्राकृतिक आवास है एशियाई हाथी का, और ये आपका उत्तराखंड में है। और भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। 1936 में स्थापना हुई हैली नेशनल पार्क के नाम से। 1957 में इसका नाम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और 2021 में इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया है। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर है? बनरघट्टा जैविक उद्यान, बेंगलुरु। और बेंगलुरु कर्नाटका की राजधानी है, यानी कि कर्नाटका स्टेट में है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? 1916 में। कहाँ पर हुई? कोलकाता। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1970 में हुई। कहाँ पर? कोलकाता। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य रिजर्व कौन सा है? कॉर्बेट, रामगंगा।
नेशनल वुड फॉसिल्स पार्क कहाँ पर है? जैसलमेर में। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान देखिएगा, दाचीगाम जो है ना ये आपका तेंदुए के लिए फेमस है। और भारतीय वनों में से किसमें बाघ विलीन हो गए हैं? सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। कौन एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है? इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य एवं नेशनल पार्क। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में है? वेस्ट बंगाल। विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक लाल पांडा। एक सिंग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है? वेस्ट बंगाल एवं आसाम। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी है? नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? शांत घाटी में, साइलेंट वैली में, केरल में। भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? काजीरंगा अभ्यारण्य में। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? कर्नाटका। इसके अलावा नागरहोल कुद्रेमुखा भी कहाँ पर है? कर्नाटका में नेशनल पार्क है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एमपी में। रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य है, यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए फेमस है? राजस्थान में बब्बर शेर के लिए फेमस है। अगला चैप्टर है अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में। चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? 1972 में। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य है? अंडमान निकोबार द्वीप। और यहाँ पर अगला है कि कौन सी एक विशाल कृंतक है जो पेड़ों के ऊपर रहती है? वो है भारतीय विशाल गिलहरी। तो ये वाला चैप्टर भी आपका कंप्लीट होता है। अगला चैप्टर है भारत की मिट्टियाँ। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? जलोढ़। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? बांगर। भारत के उत्तरी मैदान की मृदा जो सॉइल होती है वो सामान्यतः कैसी बनी होती है? तलोचन से। गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे लगभग 600 मीटर तक है। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? बांगर। किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? लाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तार है? काली। और काली मिट्टी कपास के लिए सर्वोत्तम है। लावा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है? ब्लैक सॉयल। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? कपास। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? ब्लैक सॉयल। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो वो है आपकी रेगुर मिट्टी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। रेगुर किसका अन्य नाम है? काली मिट्टी का ही अन्य नाम है। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर या कपासी मिट्टी या उष्ण कटिबंधीय चरणोसम आदि अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। इस मिट्टी को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि ये नमी रोक कर रखती है। यह कौन सी है? काली मिट्टी ही है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार आंध्रा एवं तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? आंध्रा एवं तमिलनाडु में। अगला है लैटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से जानी जाती है मालाबार तटीय क्षेत्र में। भारत में कौन मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुवर्व होता जा रहा है? लैटेराइट। धान की खेती के लिए अति उपजाऊ भूमि कौन सी है? दोमट। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वन रोपण द्वारा। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा कौन सी है? काली। मखरेला यानी कि लैटेराइट मिट्टी किसका परिणाम होती है? निथर्जन यानी कि लिंचिंग का। अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खंड बने हैं? अवनालिका यानी कि गली। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? ब्लैक। किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के लिए उपयुक्त होता है? अम्लीय। किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? वो है आपकी राजस्थान। अगला चैप्टर देखेंगे सिंचाई के साधन। तो भारत में जो सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है वो कौन सा है? कुएं और नलकूप। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों की जो भागीदारी है वो 31.1% है। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में कुओं और नलकूपों की भागीदारी 56% है।
देश के कुल संचित क्षेत्र में तालाब सिंचाई की भागीदारी 6% है। भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? दक्षिण में। किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित होता है? तमिलनाडु का। नलकूपों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? यूपी में। भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणीय है? पंजाब। कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणीय राज्य है गुजरात। इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? सतलज नदी से। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? गंडक से। राजस्थान नहर का क्या नाम है? इंदिरा गांधी। भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है कहाँ? लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? वो है दक्कन का पठार। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। अगला क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा हुआ है कि शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है? लक्ष्यों के नीचे दिए कूट से उसे सही उत्तर चुनिए। कृषि उत्पादक बढ़ाना, बिल्कुल सही। बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना, बिल्कुल सही। भू प्रबंधन का सुधार, तो ऑल ऑफ दीज आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और अगला चैप्टर 15वां चैप्टर है आपका कृषि। टोटल 22 चैप्टर हैं जिसमें से अगला चैप्टर है कृषि। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वृष्टि, ओला। ठीक है। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है गेहूं। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राष्ट्र वेस्ट बंगाल। किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा राइस वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा को। भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य कौन से हैं? यूपी, पंजाब और हरियाणा। भारत में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला स्टेट कौन सा है? यूपी। अगला है हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस खाद्यान्न का हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट है गेहूं का। सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है? देखिएगा, जो सबसे ज़्यादा गेहूं पैदा होता है वो यूपी में होता है। भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल कौन सी है? चावल। कौन सी है ये? चावल है। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है? चावल। भारत का कौन सा राज्य जूट प्रमुख उत्पादक है? वेस्ट बंगाल है। कौन सा? वेस्ट बंगाल। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती? दार्जिलिंग। भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में होती है? असम। भारत का कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान, वेरी इंपॉर्टेंट, कुर्ग, कर्नाटका। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है यूपी। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल में। नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? पंजाब। हरित क्रांति का अर्थ क्या है? कृषि की आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। कौन सा है? गुजरात। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? सोयाबीन उत्पादक राज्य MP। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? केरल। MP प्रदेश जो है मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है दालों का। सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है जम्मू एंड कश्मीर। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला स्टेट? कर्नाटका। फल उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान प्रथम। सब्जी उत्पादन में सेकंड स्थान पर है। दुग्ध उत्पादन में फर्स्ट नंबर पर है वर्ल्ड लेवल पर। और भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य पूछे तो वो यूपी है। कौन है? यूपी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था 1970 में।
श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन। ऑपरेशन फ्लड का संबंध भी दुग्ध उत्पादन से ही है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वी कुरियन को माना जाता है। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा? MS रंधावा ने। देश में एग्रो इकोलॉजी क्षेत्र है, देश में एग्रो इकोलॉजी क्षेत्र है तो वो है आपका 20। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय GPPAU पंतनगर। हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है किसका? तो ये रहा है डॉक्टर स्वामीनाथन का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में सोयाबीन का सबसे उत्पादन जो होता है अधिक, वो किस राज्य में होता है? MP में। इसीलिए MP को क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश को सोया क्षेत्र कहते हैं। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन। गोल क्रांति का संबंध आलू से। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य? वेस्ट बंगाल। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य? UP। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादक राज्य? कर्नाटका। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन किया जाता है? भाई कॉफी जो उत्पादन होता है ना, सबसे ज़्यादा होता है कर्नाटका में। अगला क्वेश्चन, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक है? चावल का। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक होती है? अधिकता आवश्यक होती है लेकिन जमाव नहीं, वो है चाय। खरीफ की फसल काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में। और इसके अलावा यहाँ पर जो है कि कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए फेमस है? नासिक। झूम क्या है? कृषि का ही एक प्रकार, एक तरीका है। किस जिले में कॉफ़ी का उत्पादन अधिक होता है? कुर्ग। कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? कर्नाटक। जूट सबसे अधिक होता है बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में। नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? कॉफ़ी। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य? तमिलनाडु। किस फसल की बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है? गन्ना। शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है? झांसी, उत्तर प्रदेश में। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल? वेस्ट बंगाल में। मक्के की खेती की जाती है खरीफ के मौसम में। मूंगफली में दाने का एवरेज प्रतिशत होता है 70। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान वेरी इंपॉर्टेंट कहाँ पर है? बेंगलुरु। जहाँ तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? 127। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल? गेहूँ। भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है? खाने योग्य तेल। केरल राज्य विश्व भर में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? गरम मसाले। पीत क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? तिलहन। भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें कौन सी हैं? कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके लिए। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला डिस्ट्रिक्ट? प्रतापगढ़। भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्में थी? IR8। भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर से अधिक। 1966 के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई है। किसके में? गेहूं के। तो ये आपका चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। और अगला चैप्टर है भारत के ऊर्जा संसाधन। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तापीय। भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर स्थापित की है? बिंजनजाम। चेन्नई के समीप कल्पक्कम नामक स्थान पर किसकी स्थापना की गई? नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की। काकरा पारा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है? कर्नाटका में है। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कैगा में क्या है? तो कैगा में एक नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र? तारापुर, महाराष्ट्र। भारत में भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र कहाँ स्टेबलाइज किया गया है? हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में। देश में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान है 70%। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना है।
एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में है? HP हिमाचल। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ हुई थी? दार्जिलिंग में। ओबरा शहर किसके लिए फेमस है? थर्मल पावर प्लांट के लिए। प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? शिव समुद्रम। भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की कितने प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? 67। कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? कोयला। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है महाराष्ट्र में। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ पर है? खड़गवासला। भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला स्टेट महाराष्ट्र है। दोस्तों जल्दी से वीडियो को क्या कर दो, लाइक शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो भाई। अगला है यहाँ पर चैप्टर नंबर 17। 22 चैप्टर हैं जिसमें से 17वें चैप्टर पर हम पहुँचे हैं और सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चैप्टर है खनिज, मिनरल से रिलेटेड, और बहुत यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह कहलाता है छोटा नागपुर का पठार। कहाँ से उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है? बेलाडेला से। कुंद्रेमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य में है? कुंद्रेमुखा मैंने आपको नेशनल पार्क भी बताया था, ये कर्नाटक में है। कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बूदन की पहाड़ियाँ किस खनिज के उत्खनन के लिए फेमस है? लौह अयस्क। और एक चीज़ याद रखना है कि बाबा बूदन की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? कर्नाटका में। भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला स्टेट छत्तीसगढ़। भारत में पाए जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का है? हेमेटाइट का। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा। जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध होता है? राजस्थान। कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? MP। कोडरमा किस खनिज के उत्खनन के लिए फेमस है? अभ्रक। अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर मकराना में पाया जाता है। गुजरात में बड़ौदा क्षेत्र की मोतीपुर खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? सफ़ेद संगमरमर, वाइट संगमरमर। पन्ना MP में एक बहुत बड़ा स्थान है, यह किस खदान के लिए फेमस है? हीरा। सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला स्टेट कर्नाटक। कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में है? कर्नाटका में है। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? केरल में। कौन सा एक राज्य भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक है? झारखंड। किस आणविक खनिज की संचित भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान पर रखा हुआ है? थोरियम। टंगस्टन उत्पादन के लिए फेमस रेगाना खान किस राज्य में है? राजस्थान। देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी 40%। झारखंड में कोयला की खान स्थित है झरिया में। वेस्ट बंगाल में रानीगंज का संबंध कोयला क्षेत्रों से है। कोयला क्षेत्रों में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक है? झरिया। झारखंड। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार झारखंड में है और सबसे बढ़िया कोकरारी कोयला प्राप्त होता है झरिया से। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था डिगबोई से, असम में। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC की स्थापना कब हुई है? 1956 को, 14 अगस्त 1956 ईस्वी में। बॉम्बे हाई संबंधित है अपतट तेल क्षेत्र से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक प्राप्त होता है हजारीबाग से। भारत में ताम्र स्वर्ण लौह कोयला किस वर्ग के स्थानों से क्रमबद्ध है? क्षेत्री, कोलार, कुंद्रेमुख एंड झरिया। अगला है भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? जादूगोड़ा। भारत में टिन का अग्रणी उत्पादक झारखंड। सिंहभूम झारखंड किसके लिए फेमस है? तांबा। भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक अर्थात सल्फर के उत्पादन में आगे है? महाराष्ट्र। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है
तो वो रॉक तंत्र कहाँ पर है भाई? ऑप्शन बी धारवाड़ रॉक तंत्र। विंध्य सैलों में जिसके वृहद भंडार पाए जाते हैं वो है चूना पत्थर। भारत में निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? वो है दक्षिण पूर्व में। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित भौमिकीय शैल क्रमों में से किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है? तो वो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। अगला है बेलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? तो इसका संबंध है आपका लौह अयस्क से। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो अभ्रक का जो सबसे बड़ा उत्पादक है ना वो है आपका आंध्रा। कौन है? आंध्रा है। अगला है, आंध्र प्रदेश के संपूर्ण अभ्रक का उत्पादन नेल्लौर जिले में होता है। अतः आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद भी इसके अभ्रक उत्पादन की मात्रा पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि नेल्लौर जिला विभाजित आंध्र प्रदेश का ही भाग है। इसीलिए वेलाडिला किसके लिए फेमस है? लौह अयस्क के लिए। खेतड़ी किसके लिए फेमस है भाई? तांबा के लिए फेमस है। कौन सा भारतीय राज्य कोयले की बड़ी बड़ी खानों के लिए फेमस है? झारखंड का झरिया। अगला है, भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपके झारखंड में पाए जाते हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश का तुमालापल्ली किस सर्वाधिक निक्षेप के लिए विश्व के नक्शे में आ गया है? यूरेनियम निक्षेप के लिए। किसके लिए? यूरेनियम निक्षेप के लिए। भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? पेट्रोलियम। किस जिले में हाल ही में हीरा युक्त किम्बरलाइट के वृहद भंडार पाए गए हैं? रायपुर। जादूगोड़ा किसके लिए फेमस है? यूरेनियम। कोयला के 3 अग्रणीय उत्पादक अवरोही क्रम में झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा हैं। छोटा नागपुर का पठार किस संसाधन में समृद्ध है भाई? खनिज संसाधनों का सर्वाधिक संपन्न स्टेट कर्नाटक। यूरेनियम के विशाल निक्षेप हाल ही में पाए जाते हैं आंध्र में। किसको भूरा कोयला कहा जाता है? लिग्नाइट। भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों की सबसे बड़ी भंडार है? दक्षिण पूर्व में। नामफुक कोयला किस राज्य में अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। चलो अगला यहाँ पर आप चैप्टर देखेंगे, चैप्टर नंबर 18। तो 17 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं। 18, 19, 20, 21, 22 यानी कि 5 चैप्टर आपके बचे हुए हैं। फटाफट से इनको कंप्लीट करते हैं। अगला चैप्टर है उद्योग। आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ है? कुल्टी। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? ब्रिटेन। कौन सा स्टील संयंत्र भारत में 1965 में पश्चिम जर्मनी के सहयोग से शुरू हुआ है? राउरकेला स्टील संयंत्र। भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित हुआ है? रूस। बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई आपके एग्जाम के लिए। वह कौन सा रेल मार्ग है जिस पर सर्वाधिक इस्पात कारखाने हैं? मुंबई हावड़ा वाया रायपुर। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? कपड़ा। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है? जूट तथा रुई। देश में आधुनिक तकनीक पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1894 में। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे, क्वेश्चन आपसे ये भी तो पूछ सकता था कि देश में आधुनिक तकनीक पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कहाँ पर स्थापित हुआ? कानपुर में। किस नाम से स्थापित हुआ था? लाल इमली के नाम से। और कब स्थापित हुआ था? 1894 में। देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है? कर्नाटका में। स्टेनलेस स्टील किस मिश्र धातु से बनता है? ये लौह और क्रोमियम का।
अगला है छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है। तो कोरबा का महत्व यहाँ पर है एल्युमिनियम के कारण। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। भारत में सीमेंट भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य राजस्थान। पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए फेमस है? लुधियाना। भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 में स्थापित हुआ, कहाँ पर? चेन्नई में। ईयर भी आपको याद रखना है, कब हुआ पूछेगा तो आपका 1904 में। कहाँ? चेन्नई, तमिलनाडु। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कब हुआ? 1906 में। और कहाँ पर? रानीपीठ में। किस राज्य में पेट्रोल रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं? गुजरात। भारत का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है? हथकरघा। नेपानगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? अखबारी कागज। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई? मरहोरा में। कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित है वे हैं आपकी भार हिरासमुलक। बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में। कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? एल्युमिनियम उद्योग। भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्टेबलाइज हुआ था? मुंबई में। प्रथम तेल परिसंकरण संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? डिगबोई, असम। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जामनगर में है। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? टाटानगर। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनते हैं? वाराणसी एवं पेरम्बूर में। वे दो राज्य कौन से हैं जहां यात्री रेल डिब्बे का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? पंजाब एवं तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश में दियासलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बरेली। झारखंड में आयरन और स्टील संयंत्र है बोकारो में। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता पंजाब एवं हरियाणा है। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? पटना। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? यूपी। शर्करा फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या कहाँ पर है? यूपी। भारी जूट उद्योग के लिए फेमस प्रतिद्वंदी कौन है? बांग्लादेश। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? चेन्नई में। कौन सा राज्य भारत में चीनी का प्रमुख उत्पादक है? महाराष्ट्र। चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाले किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? टैनिन का। और चैप्टर नंबर यहाँ पर आता है 19 परिवहन व्यवस्था। विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान सेकंड है। किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है? यूपी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई? लॉर्ड डलहौजी। भारतीय रेलवे की सर्वप्रथम रेलगाड़ी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बौरी बंदर मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से थाने के बीच चली थी 16 अप्रैल 1853 को। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है। कोंकण रेलवे जोड़ती है रोहा टू मंगलौर को। काराकोरम राजमार्ग किन्हें जोड़ता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। किस शासक को ग्रांड ट्रंक रोड के निर्माण का श्रेय दिया जाता? शेषाशुरी। विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति दूसरी है। शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? वेस्ट बंगाल। उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं झांसी में। भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? तो ये 18 जोन हो गए हैं। दक्षिण, यहाँ पे इसे सही करेंगे। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? 1925 ईस्वी में। भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी थी डक्कन क्वीन। भारत के किन नगरों में दो रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है? मुंबई और कोलकाता। इंडियन एयरलाइंस का मुख्यालय दिल्ली में है। एयर इंडिया का मुंबई में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? कोलकाता। भारत में कुल कितने मुख्य बंदरगाह हैं? 13। भारत की तट रेखा पर अच्छे पोताश्रय की कमी क्यों है? तट रेखा प्रायः सीधी और सपाट है इसीलिए। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं? मुंबई को। भारत का सबसे बड़ा पोर्ट मुंबई। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? उड़ीसा। भारत का सबसे गहरा और स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है भाई? ये है आपका चेन्नई।
विगत 50 वर्षों में भारतीय रेल मार्ग के पथ की लंबाई में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? 16.6%। भारत में किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन फटाफट कमेंट करो। निम्नलिखित नगर युग्मों में कौन सा एक हाल ही में 6 पथ एक्सप्रेस मार्ग द्वारा संबद्ध किया गया है? तो ये है आपका मुंबई ठाणे के बीच 1853 में। आपका सॉरी यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ना वो होगा आपका मुंबई और ठाणे, सॉरी मुंबई और पुणे होगा, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन का आंसर होगा मुंबई ठाणे के बीच में 1853 में भारत की पहली रेलवे लाइन यहाँ पर चली थी रेलवे। देश में माल परिवहन के लिए कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त है? रेलवे। पहिए और एक्सल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ स्थित है? बंगलौर। प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली दिल्ली टू बैंगलोर के मध्य। कौन सा संगठन भारत की विभिन्न रेलगाड़ियों में प्रावस्था प्रथा में इंटरनेट तथा टेलीफोन सुविधाएं प्रबंधित करने से संबंधित है? रेल टेल निगम। पूर्वी रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर की आंचलिक कार्यालय का क्या नाम है? इसका नाम हुआ है पूर्व मध्य रेलवे। अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? फेयरी क्वीन। भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ है? 1911 में। कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? कोलकाता टू हल्दिया। न्यावा शुआ बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? मुंबई में। भारत की पारादीप एवं कांडला पत्तन किस तट पर स्थित है? पूर्वी और पश्चिमी पर। भारत के पूर्वी तट में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम। मार्मागोवा पत्तन स्थित है गोवा में। स्वतंत्रता के बाद डेवलप किया गया पहला पत्तन कांडला। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? महाराष्ट्र में। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? इलाहाबाद प्रयागराज टू हल्दिया। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से। रेलवे का जो जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है बिहार में। रेल यात्री मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? 2004 में। सेतु समुद्रम परियोजना किन्हें जोड़ती है? मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी। भारत के बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय पोर्ट है? मुंबई। भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? गंगा। तो भाई ये वाला चैप्टर कंप्लीट। अब बचते हैं आपके 3 चैप्टर, फटाफट उनको क्या करते हैं? कवर करते हैं। चैप्टर नंबर 20 है संचार। भारत में सार्वजनिक डाक सेवा की शुरुआत कब हुई? 1837 में। वर्तमान डाक विभाग की स्थापना 1854। विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? भारत में। भारत में पहला डाक टिकट कब मुद्रित हुआ? 1854 में। भारत में प्रथम डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में शुरू हुआ था? लॉर्ड डलहौजी। डाकघर बचत योजना का शुभारंभ कब हुआ? 1885। भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई? 1972। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब प्रारंभ हुई? 1986। भारत में मनी ऑर्डर सेवा कब आरंभ हुई? 1995। भारत में कितने पिन कोड जोन है? 9। डाक सूचकांक में कुल कितनी संख्या होती है? 6। ग्रीन चैनल क्या है? ग्रीन चैनल स्थानीय पत्रों के लिए डाक सेवा। भारत में एसटीडी सेवा कब और किन नगरों के बीच प्रारंभ हुई? 1960 ईस्वी में लखनऊ कानपुर के बीच में हुई थी। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का प्रारंभ कब किया था? 1986 में। जनसंख्या एवं नगरीकरण
भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई। किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? लॉर्ड मेयो। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा यूटी दिल्ली है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा यूटी लक्षद्वीप। भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? केरल में। भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घना आबाद राज्य बिहार। मेगा पॉलिस सामान्यतः कितनी जनसंख्या वाले नगर होते हैं? 50 लाख से अधिक। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण महाराष्ट्र। भारत के किस राज्य में ईसाई जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो सबसे ज़्यादा है? मिजोरम। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का जो है ना वो 17% जनसंख्या है। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम केवल राज्यों में पहला। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? 8.04%। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा तेलुगु। भारत के राज्यों में जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? एपी अरुणाचल। भारत की वर्तमान आबादी में 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों की लगभग जो प्रतिशत है वो है 5 से 6%। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार किस एक वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घावधि लक्ष्य है? 2045। किस वर्ष को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? 1921। अब चलते हैं लास्ट चैप्टर, छोटा सा चैप्टर है भारत की जनजातियाँ। भाई वीडियो को क्या कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो फटाफट, और चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। भारत की जनजातियाँ। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति गोंड। गारो जनजाति है मेघालय की। बोडो निवासी हैं गारो पहाड़ी के। गद्दी लोग निवासी हैं हिमाचल प्रदेश की। शोन पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? निकोबार द्वीप समूह में। केंद्र शासित प्रदेशों में जो है ओजो जनजाति के लोग कहाँ पर रहते हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। गारो खासी जयंतिया जनजातियाँ जो हैं किस राज्य में निवास करती हैं? मेघालय। इन्हीं जनजातियों के नाम पर पहाड़ियों के नाम भी पड़े हैं। भारत का सबसे बड़ा जो जनजातीय समूह है वो है गोंड। सो फ्रेंड्स, आपने ये कर लिया है आपका इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट। इसके बाद जो आएगा वो है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी। भाई फटाफट क्या कर दो, लाइक और शेयर कर दो।